पदयात्रा के जो 3 मूल उद्देश्य हैं, ये पदयात्रा कर क्यों रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पदयात्रा के 3 जो मूल उद्देश्य हैं, पहला जो मेरी अपने 15-20 साल की राजनीतिक सामाजिक समझ है, उसके आधार पर अध्ययन करके जो हमने पाया है, बिहार में जो गरीबी, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली का जो मूल कारण है, वो यहाँ की अशिक्षा, रोड, सड़क, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होकर लोगों का वोटिंग पैटर्न है। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो पदयात्रा हम लोगों ने बिहार में शुरू की है, वो पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा होते हुए हम लोग बेगूसराय पहुँचे। बेगूसराय आने में करीब 15 महीने लगे और पिछले 15-20 दिनों से मैं आपके ज़िले बेगूसराय में चल रहा हूँ। अभी आने वाले 10, 12, 15 दिन और यहाँ रहूँगा। 30 या 31 तारीख को मैं यहाँ से खगड़िया जाऊँगा। जो अभी तक पदयात्रा का चलने का अनुभव है, उस पर सवाल कर लेने से पहले, पदयात्रा के जो 3 मूल उद्देश्य हैं, ये पदयात्रा कर क्यों रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पदयात्रा के 3 जो मूल उद्देश्य हैं, पहला जो मेरी अपने 15-20 साल की राजनीतिक सामाजिक समझ है, उसके आधार पर अध्ययन करके जो हमने पाया है, बिहार में जो गरीबी, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली का जो मूल कारण है, वो यहाँ की अशिक्षा, रोड, सड़क, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होकर लोगों का वोटिंग पैटर्न है। लोग अपनी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, उससे जूझ रहे हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर जाति पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू के नाम पर वोट होता है। यही वजह है कि यहाँ की समस्याओं का, चाहे कोई सरकार आ जाए, कोई दल आ जाए, उसका कोई समुचित निवारण हुआ नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर पहले लोगों को ये समझाया जाए, बताया जाए कि आप वोट चाहे जिस किसी को भी दें, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें, और मुफ्त में वोट किसी को ना दें। चाहे अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने वोट की कीमत वसूलो, और वो वोट की कीमत है अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। इसीलिए इस पदयात्रा के स्वरूप में आप देखते हैं, सुबह से शाम तक 5-7 हम लोग नुक्कड़ सभाएँ, ग्राम सभा टाइप की चीज़ 500-700 आदमियों के साथ बैठकर गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताते हैं। प्रयास होता है कि लोगों को ये बात समझ में आए कि अगर उनको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोज़गार के लिए उनको वोट करना होगा। दूसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि बिहार में आधे से ज़्यादा जनता ऐसा मानती है, सर्वे में भी दिखता है, कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की ज़रूरत है। तो ये प्रयास है कि बिहार के लोगों की मदद से एक नया दल और बनाया जाए, ताकि लोगों को मजबूरी में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट न देना पड़े। इसके लिए एक नया दल बनाया जाए, और लेकिन वो दल कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए। वो बिहार के सारे लोग जो समझते हैं, जानते हैं, कह रहे हैं कि नया दल होना चाहिए, उन लोगों की मदद से ही वो दल बनाया जाए। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, नया विकल्प आ जाए, चुनकर जीत भी जाए, तो भी बिहार की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक यहाँ के विकास के लिए ज़मीनी हकीकत को समझकर एक सोची समझी योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य उससे जुड़ा हुआ है कि बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग 8,500 पंचायतों का अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाना, ताकि ये बताया जा सके कि हर पंचायत में अगले 10 वर्ष में क्या करने से इस पंचायत को विकसित किया जा सकता है। पंचायत की लेवल पे जो समस्या है उसका अध्ययन करना, वो तो एक सब बात है, लेकिन इन सारी
योजनाओं में 3 बातों को शामिल करना कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे हो, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, और तीसरा, हर पंचायत में होने वाली खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए। पदयात्रा के इसी 3 उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना, जो लोग तैयार हों न बिहार में नया दल विकल्प बनाने के लिए, उनको साथ लेकर एक संगठन तैयार करना, और तीसरा, बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष की एक योजना बनाना। जैसा कि पदयात्रा की शुरुआत में मैंने कहा है, पूरी पदयात्रा पूरे होने खत्म होने के बाद ही दल बनाने की या राजनीतिक कवायद जो है उसके बाद शुरू की जाएगी। अभी हमने करीब करीब आधा बिहार कंप्लीट कर लिया है, आधा बिहार करना और बाकी है। उसको करने में अभी 1.5 साल का और समय लग सकता है। बेगूसराय के नज़रिए से जो चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, उस पर एक टिप्पणी जब जिले के स्तर पर पदयात्रा पूरी कर लेंगे तो बताएंगे। लेकिन एक विशेष बात जो मुझे बेगूसराय में दिखी, जो अन्य जिलों से थोड़ा अलग है, उस पर वो है सामाजिक विषमता। बेगूसराय बिहार का दूसरा सबसे धनी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। दूसरे जिलों में जो मैं पहले 12-13 जिलों से घूम के आ रहा हूँ, वहाँ गरीबी दिखती है हर जगह, लेकिन बेगूसराय में मुझे असमानता ज़्यादा दिखती है। जो पैसे वाला है वो बिहार के नज़रिए से ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन जो यहाँ गरीब है वो बहुत गरीब है। कुछ सड़क अच्छी है तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो सड़क खराब है वो बिल्कुल ही खराब है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे यूनिक दिखी अभी तक दूसरे जिलों के मुकाबले। बाकी जो 16 महीने का अनुभव है वो उस पर जो आप सवाल करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन आर्थिक सामाजिक विषमता बेगूसराय में दूसरे जिलों के मुकाबले मुझे ज़्यादा दिखी है, समझ में आई है। उसका एक सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एक प्रखंड में सुविधाएं बहुत बेहतर है, दूसरे प्रखंड में बिल्कुल हालत ख़राब है। इस एक ही प्रखंड में एक जाति विशेष के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, दूसरे समाज के लोग जो हैं वो बिल्कुल ही पिछड़े रह गए हैं। तो आर्थिक सामाजिक विषमता मुझे लगता है कि बिहार में, अगर बेगूसराय के लिए मुझे एक चीज़ अगर निकालना हो तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पर आर्थिक सामाजिक विषमता। भैया आप आगे मिलने दो आ जाओ भैया आगे। कहना है। दूसरी बात जो आपने कही, घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की। पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3 करोड़ 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं, और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं, तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे। तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो औचक, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से, प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। न इनको देना है न कुछ करना है। ये चुनाव अभी सामने है, तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे। कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है
तो 65,000 रुपया हुआ, महीने का 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपया महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है। 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपया महीना अगर आप 3 किस्त में देंगे तो, और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति पर 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगिए, तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।